फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चन यानी 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों से पूरे सिलेबस से आपके कवर को करते हुए ये सेट बनाया गया है। तो आप इस सेट को अगर एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपकी परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है और आपके अंक जो हैं बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो फटाफट प्रश्नों को देख लीजिए और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों में शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेताजी का चश्मा हिंदी की किस विधा पर आधारित है? तो नेताजी का चश्मा क्या है? एक कहानी है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कैसा था? तो नेताजी का चश्मा कैसा था? वो असली फ्रेम वाला था। ठीक है, असली फ्रेम वाला। तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? यह कथन पान वाले का था। चूँकि देखिए समय कम है इस वजह से मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप व्याख्या चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस प्रश्न के उत्तर को विस्तार से बता दूंगा। हमारे हरी हरील की लकड़ी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जाते हैं जहाँ किसी काव्यात्मक पंक्तियों में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ देखिए ह 2-3 बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, गोस्वामी तुलसीदास की भाषा है। तो गोस्वामी तुलसीदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, अवधी है, यानी उनकी भाषा दोनों है, ए और बी दोनों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य का अंश है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये रामचरितमानस का अंश है। सातवां प्रश्न, ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो ठाकुर शब्द जो है उसका अर्थ है देवता, स्वामी और छत्री। लास्ट है नाई, ये ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। अगला चलिए देखते हैं, आठवां प्रश्न, गुण शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो गुण का अर्थ होता है रस्सी, स्वभाव, कौशल। जो नहीं होता है वो है कुल। तो आठवां का डी सही है। नौवां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद भगत नामक पाठ किसकी रचना है? तो बाल गोविंद भगत यह आपकी क्षितिज का दूसरा चैप्टर है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, बाल गोविंद भगत की जीविका का क्या साधन था? तो बाल गोविंद भगत की जीविका का जो साधन था वो था खेतीबाड़ी। वे खेतीबाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत ने किससे अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई? किससे अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई? तो इसका आंसर है अपनी पुत्र वधू से। ठीक है, आगे चलिए, 12वां प्रश्न, किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है? किस लेखक को? ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, आप इसके पहले इस प्रश्न को कहीं नहीं देखे होंगे, मेरी गारंटी है। ये जो मैं मॉडल सेट बनाया हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यूनिक हैं, नए हैं, परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को जरूर देखें आप। किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। 13वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हिंदी की किस विधा पर आधारित है? जो बाल गोविंद भगत नामक पाठ है वो हिंदी की किस विधा पर आधारित है? आप बता सकते हैं, गैस करिए। ये है रेखाचित्र। ये रेखाचित्र नामक पाठ विधा पर आधारित है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, पत्र लिखा गया वाक्य है। कौन सा वाक्य? कर्तृ, कर्म, भाव। तो पत्र लिखा गया ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य। जहाँ न तो कर्ता प्रधान हो न तो भाव, कर्म प्रधान हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। बच्चे से बोला नहीं जाता है, तो यहाँ भाव है, भाववाच्य होगा। अगला देखिए 16, मुफस्सिल शब्द का अर्थ है मुफस्सिल। ठीक है, मुफस्सिल के शब्द का अर्थ क्या है? केंद्रीय नगर के इर्द गिर्द के स्थान। केंद्रीय नगर के इर्द गिर्द के स्थान। ठीक है, आगे चलिए, बर्थ पर कहाँ के नवाब बैठे हुए थे? तो यशपाल द्वारा जो रचित है लखनवी नवाब, तो वही है लखनऊ के। ठीक है, आगे है 18वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कहाँ के कवि हैं? वो छायावादी युग के। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कहाँ के थे, किस युग के हैं? तो वे छायावादी युग के हैं। आगे आइए, आत्मकथ्य किसकी कृति है? तो आत्मकथ्य किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। आत्मकथ्य किसकी कृति है? आपके किताब की एक कविता है आत्मकथ्य, उसी की ये पूछ रहा है। तो ये है जयशंकर प्रसाद। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य का अभिन्न अंग है।
यानी किसके बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती, तो वो है क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, बिना क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। 21वां प्रश्न है, उसने हाथ धोकर भोजन किया, इस वाक्य में क्रिया है। उसने हाथ धोकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो क्रिया का प्रकार है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को समझने का आपको है कि उसमें क्रिया के बाद कर आता है। ठीक है, क्रिया के बाद कर शब्द लगा होता है। जैसे यहाँ पर है धोना क्रिया है, उसमें लगा है कर, तो इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया पहचान लेंगे आप, जहाँ कर शब्द लगा हो क्रिया के साथ, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा दूध पीते ही सो गया, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तात्कालिक क्रिया पहचानने का क्या है कि इसमें क्रिया के साथ ते शब्द लगा होता है। पूर्वकालिक में मैंने बताया था कर शब्द, और तात्कालिक में ते। यहाँ देखिए, पीना क्रिया में लगा है पीते, पी में ते लगा हुआ है पीते, तो इसे हम कहेंगे तात्कालिक क्रिया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के मुख्य पात्र हैं। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के मुख्य पात्र जो हैं वो हैं फादर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, फादर कामिल बुल्के का बचपन कहाँ बीता था? तो फादर कामिल बुल्के का जो बचपन था वो बेल्जियम में बीता था। वो बेल्जियम के में ही पैदा हुए थे, बेल्जियम के ही मूल नागरिक थे, लेकिन बाद में भारत में आकर बस गए थे। 25वां प्रश्न है, लेखक ने प्रायः फादर को किसकी स्मृति में डूब जाते देखा था या देखा है? तो लेखक ने फादर को प्रायः अपनी माँ की स्मृति में, यानी वे उनको अपनी माँ की बहुत याद आती थी। धराधर शब्द का अर्थ है, धराधर शब्द का क्या अर्थ है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। धराधर शब्द का अर्थ है बादल। ठीक है, बादल। अगला प्रश्न, आभा शब्द का अर्थ है। तो आभा शब्द का क्या अर्थ है? आभा शब्द का अर्थ है चमक, कांति, सुंदरता, यानी इनमें से सभी। जितने भी ऑप्शन हैं सब सभी हैं, तो आभा का जो है इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। 28वां देखिए, उत्साह नामक कविता के कवि हैं। आपके पाठ की एक कविता है उत्साह, उसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 29 क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी हिंदी की किस विधा पर आधारित है? ठीक है, एक कहानी यह भी हिंदी की किस विधा पर आधारित है? तो ये है हिंदी की आत्मकथा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी मॉडल सेट या किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए हैं। आप इसको रटिए, याद करिए, क्योंकि अभी तक जो भी परीक्षा के 2 विषय हो चुके हैं, तो उन दोनों पर विषय के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को मैंने देखा, बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। तो जितने भी मॉडल सेट या गेस से क्वेश्चन है वे नहीं आ रहे हैं, अलग से यूनिक टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये प्रश्न पत्र बनाया है। 30वां प्रश्न देखिए, लेखा के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया? तो लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। बीचों बीच में कौन सा समास है? याद करिए, बताइए बीचों बीच में कौन सा समास है? तो बीचों बीच में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास पहचानने का आपको तरीका मैंने बताया था कि जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो और वही प्रधान हो। जैसे इसके ट्रिक एक आता है कि जिस शब्द के पहले आ, अन, यथा, नी, भर, बे, बा, प्रति आदि ऐसे शब्द आते हैं, उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीचों बीच में ऐसे कोई ट्रिक नहीं काम करता है, यानी ऐसे 2 शब्द जब बार बार आते हैं, बीच बीच जब 2 बार आ गया, तो उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। घर घर में कौन सा समास है? अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि इसमें तो द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये द्वंद्व समास नहीं है, ये भी अव्ययी भाव समास ही है, क्योंकि घर घर एक ही शब्द है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। 33वां, तत्पुरुष समास का प्रकार नहीं है। तत्पुरुष समास का जो प्रकार है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, ये प्रकार हैं। अव्यय तत्पुरुष ये जो है तत्पुरुष समास का प्रकार नहीं है। 38वां देखिए, सतसई में समास है। सतसई में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं एक समास होता है द्विगु समास। द्विगु समास किससे कहते हैं? जिसका पहला जो अक्षर या शब्द होता है वो एक संख्यावाचक हो। ठीक है, संख्या, यानी उसमें जैसे हम लिखते हैं 9 ग्रह। ठीक है, 9 ग्रह में पहला जो 9 है ये संख्यावाचक है, इसे हम
द्विगु समास कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सत सही, यहाँ लिखा है सत, सत का मतलब होता है 100, तो ये एक संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। 35वां देखिए, किस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो किस सामासिक पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि उस पद का न अर्थ निकाल करके किसी विशेष अर्थ को निकाला जाता है। जैसे लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। तो गणेश जो है, लंबोदर जो है उसमें बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो हम विशेष अर्थ को निकालते हैं ना। लेकिन अब मान लीजिए मैं अपने गर्दन में नीला रंग पोत लूँ तो मैं नीलकंठ नहीं हो जाऊंगा, नीलकंठ केवल और केवल शिव भगवान ही होंगे। 36वां प्रश्न देखिए, शब्दों का परस्पर मेल होता है। तो शब्दों का परस्पर मेल किसमें होता है? ये समास में होता है। आगे चलिए, 37वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है? तो जो जयशंकर प्रसाद की कृति है वो है कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की है। अप्सरा जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आगे चलिए, 39वां प्रश्न है, परस शब्द का अर्थ है। तो परस शब्द का अर्थ होता है स्पर्श, ठीक है। परस शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्श। आगे चलिए, 40वां प्रश्न, फसल पाठ के आधार पर फसल क्या है? फसल क्या है? पानी का जादू है, हाथों का स्पर्श है, मिट्टी का गुणधर्म है, यानी ये सभी है। आगे चलिए, 41वां प्रश्न है, पिताजी द्वारा आज़ादी की सीमा कहाँ तक होती है? पिताजी द्वारा जो आज़ादी की सीमा है वो कहाँ तक थी? तो आज़ादी की जो सीमा थी पिताजी के हिसाब से वो थी घर तक, यानी घर की चार दीवारी के अंदर ही आप आज़ाद हैं, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 42वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसको देख लीजिए। 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, मंडन मिश्र की पत्नी ने किसके छक्के छुड़ा दिए थे? तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। अब आपको सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, किस चैप्टर से आ गया? तो ये जो प्रश्न है, ये जो अभी हमने इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन बोला था, ये प्रश्न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये उन्हीं की ये रचना है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उसी में से ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। शीला और विद्या कौन थी? ये भी उसी चैप्टर का है। शीला और विद्या कौन थी? तो ये एक महान विदुषी थी, ठीक है, बहुत महान विदुषी। आगे चलिए, 45, नौबत खाने में इबादत पाठ के मुख्य पात्र हैं। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के मुख्य पात्र हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे चलते हैं, 46, सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है, ठीक है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। सुशीर जो वाद्य होते हैं, वाद्य यंत्र, उसमें जो शाह ने यानी शाह की जो उपाधि है वो शहनाई को है, ठीक है। ये इसमें जितने भी आपको 4 नाम दिख रहे हैं ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि निम्न में से कौन सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये सब सुशीर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, चारों सुशीर वाद्य यंत्र हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। माँ की अंतिम पूंजी होती है। तो माँ की अंतिम पूंजी कौन होती है? उसकी पुत्री। जब ये कन्यादान वाले चैप्टर से है, इसको याद रखिएगा। अगला है, भोलानाथ अधिकांश समय किसके साथ बिताता था? ये माता का आंचल, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से संबंधित है। तो भोलानाथ जो है अधिकतर समय किसके साथ बिताता था? पिता के साथ। लेकिन जब उसने सांप को देखा और डर गया तो वो सीधे किसके पास गया था? माँ की आंचल में जाकर के वो छिप गया था। ये ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। कौन दिल्ली आ रहा था? तो कौन दिल्ली आ रहा था? तो रानी एलिजाबेथ दिल्ली आ रही थी, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली का कायाकल्प किया जा रहा था। अब प्रश्न ये पूछ दे कि कायाकल्प का क्या अर्थ होता है? तो दिल्ली के जितनी भी सड़कें थी, भवनें थे, उनका रंग रोगन किया गया था, उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही थी, उनको नया स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया? मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो वो है गंगटोक शहर है सिक्किम का, उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कौन कजरी गायक है? कजरी गायक कौन था? टुन्नू था, दुलारी थी, ए बी दोनों सही है। टुन्नू और दुलारी कजरी दंगल में दोनों की मुलाकात होती है खुजवा बाजार में, बनारस के। आगे है, दुलारी थी। दुलारी कौन थी? दुलारी एक
पाषाण हृदय वाली महिला थी। कौन थी? पाषाण हृदय वाली महिला। लेकिन लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में, यानी यही ठेना झुलनी हैरानी हो रामा के जो चैप्टर है उसके लास्ट में उस पाषाण हृदय वाली दुलारी के हृदय में भी कोमलता आ जाती है और उसके आंखों से आंसू आ बढ़ते हैं जब उसको पता चलता है कि उसका जो टुन्नू था, प्रेमी था, वो मारा जाता है तब। 54वां प्रश्न देखिए, मुझे मालूम था कि तुम नहीं पहुंचोगे, यह वाक्य है। यह किस टाइप का वाक्य आपको बताना है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। मैं खाली स्थान आगरा जाऊंगा। तो मैं कल आगरा जाऊंगा, ये भी हो सकता है। मैं आज आगरा जाऊंगा, ये भी हो सकता है। मैं परसों आगरा जाऊंगा, ये भी हो सकता है। यानी तीनों जो ऑप्शन हैं ये सही हैं, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये सभी जो हैं अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय। तो अव्यय से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं, तो इनको आप याद रखें। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी एक बार देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो परीक्षा है वो आसान हो जाए। और परीक्षा के बाद मेरे चैनल पर हिंदी का आंसर की अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें, अपने प्रश्नों को मिलाएं और जितना सही हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।